IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की आपको जो तैयारी करवाई जा रही है सिंगेज बुक के थ्रू, इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7th चैप्टर हाइपरबोला कर रहे हैं। हम ये सारी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाते हैं। वी आर a channel or a platform which provides 100% free of cost quality online education from kindergarten to 12th standard. आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। टेक्निकली हम जो बातें कर रहे हैं वो ये कि अगर मैं सिंगेज बुक को एज अ होल एक एंटिटी ट्रीट करूँ तो इसे 5 किताबों के कलेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। और ये 5 किताबें जो हैं वो हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम ये सारी किताबों के हर एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इनके हर एक कंसेप्ट को कंसोलिडेट करेंगे, एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से और अच्छे से समझेंगे और फिर एक्सरसाइजेस के थ्रू हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेंगे और फिर JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ कल्मिनेट करेंगे उस चैप्टर को, यानी एक अच्छी मजबूत तैयारी। आपको चीज़ें सिंपली फॉलो करनी है और होती चली जाएंगी। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरुआत की थी, हमने उसका आखिरी चैप्टर, फाइनल चैप्टर हाइपरबोला शुरू किया है और इसे खत्म करके हम कैलकुलस पर शिफ्ट होंगे। हाइपरबोला में हम अभी तक बात करते आए हैं मेजरली उसकी इक्वेशंस को लेकर अलग अलग सिनेरियोज में। उसी बात को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो अभी तक मेजरली हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि अगर मेरे पास 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उन्हें मैं ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की तरह ट्रीट करते हुए बाकी सारी चीज़ें वर्कआउट करते हुए एक हाइपरबोला फिगर आउट या ड्रॉ या स्केच कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बजाय या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ना लेते हुए मैं कुछ इस तरीके से सोचूं कि सर आप तो मुझे 2 परपेंडिकुलर लाइंस दे दो, यू जस्ट गिव मी 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, एक लाइन ये रही मान लो और एक लाइन ये रही। इफ़ यू जस्ट गिव मी 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस तो क्या इन्हें भी उसके एक्सिस की तरह ट्रीट करते हैं? मान लो ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो मैं इसे कह दूं क्या, उसका ट्रांसवर्स एक्सिस, और इससे मैं कह दूं उसका क्या, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो क्या इन पर भी आप हाइपरबोला प्लॉट कर सकते हैं? बेशक, यकीनन तौर पर बहुत ईजिली, बड़े आराम से हम वर्कआउट कर लेंगे। यहाँ भी आपके डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगे, यहाँ भी फोका आ जाएंगे, यहाँ भी आपके वर्टाइसेस होंगे, सब कुछ सेम वैसा ही चलने वाला है। बस यहाँ पर अगर आपने ट्रांसवर्स एक्सिस से माना है तो इस तरीके से आपका हाइपरबोला प्लॉट हो रहा होगा और चीज़ें बन जाएंगी, मतलब कहीं नहीं जा रहा है। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि अगर बस मेरे पास 2 परपेंडिकुलर लाइंस हो, मैं बहुत आराम से चीज़ें वर्कआउट कर सकता हूँ। इसी बारे में आज बात करेंगे। आज का एजेंडा आई होप आपको क्लियर है। इसी बात को थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए एक सिंपल सा फैक्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं और क्लियर सी बात है, हम ये मानते हैं कि वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो एक लाइन है L1 जिसे मैं कहता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस लाइन को मैं कहता हूँ L1 जो कि लेट्स से है क्या, a1x, है ना। इसे हम टिल्टेड क्यों लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों लिख रहे हैं। लाइन टिल्टेड है इसका मतलब ये थोड़ी हमें भी टिल्टेड ही लिखना है, हम उसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना, क्यों हम अपनी लाइफ की मुसीबतें अननेसेसरीली बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हुआ आपका L1 लाइन की इक्वेशन क्या आती है सर, वो आती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। चूँकि मैं बड़ी आसान सी बात ये समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ कि अब जो दूसरी लाइन है यानी जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस पर हम सब जानते हैं परपेंडिकुलर होता है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस का जो स्लोप होगा और इस लाइन का स्लोप होगा, उसमें एक रिलेशन स्टैब्लिश होगा, m1 m2 -1 होगा। याद आया आपको? तो मैं ये कहूँगा क्या कि मैं दूसरी लाइन की इक्वेशन भी लिख सकता हूँ, उसका जो भी कांस्टेंट होगा वो भी नहीं पता, पर उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा b1x माइनस a1y, है ना। तो इसकी इक्वेशन को मैं कैसे लिख लूँगा भाई, इसकी इक्वेशन को कॉन्जुगेट एक्सिस की, जैसे अगर मैं L2 कह दूँ तो मैं क्या लिख लूँगा, b1x माइनस a1y, लेकिन c1 नहीं रहेगा, वो कुछ और कांस्टेंट रहेगा और इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप कॉन्जुगेट एक्सिस ढूंढ लेंगे। अब चूंकि मुझे दोनों एक्सिस मिल गए हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे क्या निकलवा देगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालने में हेल्प करेगा इसका क्या, सेंटर। एंड द मोमेंट आई गेट टू नो अबाउट सेंट्रिसिटी, शायद मैं काफ़ी कुछ निकाल लूंगा। तो अगर मुझे सिंपल सी बात है, अगर आप मुझे सीधी सीधी सेंट्रिसिटी छोटी सर 2 बातें बता दीजिए, आप मुझे 2 बातें ये बता दीजिए कि आपका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, जैसे आप मेजर एक्सिस या फोकस एक्सिस जो भी कहना चाहें, उसकी लेंथ क्या है। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए ये जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ क्या है। और सिमिलरली जो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है उसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ होती है, आप वो बता दीजिए। क्योंकि इन दोनों की वजह से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, मैं वो 2a और 2b खोज लूँगा। और जिस मोमेंट मुझे 2a और 2b पता चल गए, आई थिंक अब तो मैं हर एक चीज़ बता दूंगा। कैसे, इस पर बात करते हैं। क्या आपको आइडिया क्लियर हो रहा है? तो सर सीधी सीधी सी बात है, अगर वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर थी
तो सीधी सीधी सी बहुत सॉर्टेड सी बात, ये पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी इस तरह की कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये कंडीशन हमने हाइपरबोला की इक्वेशन बनते हुए ही देखी है। तो उस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं जो मैंने उसमें पास किए। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो अगर मैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में पास करूँ तो उस पॉइंट की इस आपके ट्रांसवर्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, उसका स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसी तरीके से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये टेक्निकली या फाइनली आपका क्या बनता है, ये आपके उस हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है। लेकिन इस बार ये हाइपरबोला कोई ऑर्डिनरी या नॉर्मल हाइपरबोला नहीं है। इस बार ये जो हाइपरबोला बन रहा है ये दो परपेंडिकुलर कोई भी लाइंस जो हमने चुनी है उनसे बनने वाला हाइपरबोला है। बशर्ते मुझे क्या पता हो, मुझे किसी ना किसी तरीके से ए और बी पता हो। और इस दरमियान भी ये बात फिक्स है कि अगर आपको ए और बी पता है तो आप एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं वही अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, जिसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आ रहे, कोई बदलाव नहीं आ रहा। और सेंटर को लेके ओपिनियन सॉर्टेड है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो L1 और L2 का क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात याद रहेगी, बहुत कंफ्यूजिंग सी तो बात नहीं है। यही एग्जैक्ट बात, यही सेम बात हमने एलिप्स को लेकर भी डिस्कस की है, अगर आपको याद आ रहा है तो। मैं बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस पर कोई पॉइंट है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो कि क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्स महज एक्स नहीं है, एक्स टेक्निकली जो है वो इस लाइन से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है। तो ये एक्स आपका कोऑर्डिनेट इस तरीके से आप ढूंढ रहे होंगे। इसी तरीके से इस पर लाई करने वाला जो y कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप चीज़ें निकाल रहे होंगे और इस तरीके से आपको ये x और y मिलेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आई होप आपको बात डाइजेस्ट हो रही है बहुत प्रॉपर से तरीके से, है ना। फिर से एक बार देख लो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो। ट्रांसवर्स एक्सिस आपने L2 लिया था तो मैंने बस एक ही पार्ट गलत किया है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है आपका L2, है ना। तो बस इस पार्ट को याद रखिएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस L2 है, यानी ये लाइन आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस उन्होंने मानी है और ये लाइन उन्होंने आपका कॉन्जुगेट एक्सिस मानी है। तो बस ये वाला पार्ट मैं करेक्ट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बस इसी का मुझे डाउट था, मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों लिया है, गौर से सुनना, बस सिंपल सी बात है। अगर मैं ट्रांसवर्स एक्सिस लेता हूँ तो वो क्या लिया है, b1x माइनस a1y प्लस आई थिंक c1 ही है प्लस c2 है, प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या लिया है, कॉन्जुगेट एक्सिस लिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू। अब गौर से सुनना, सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल और साधारण सी बात है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका h है। ये जो लाइन है इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका h है। और उसी से मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, उसी से ध्यान से देखो मैं कहाँ तक जा पा रहा हूँ, उसी से मैं y तक जा पा रहा हूँ। y तक कैसे, क्योंकि आप बात समझो ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है, यही तो वो k है। मतलब ये एग्जैक्टली k कोऑर्डिनेट नहीं है, पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है यही मुझे उस k तक पहुंचा रहा है। अब बात समझ पा रहे हो। अगर मैं इसे x की तरह थोड़े के लिए ट्रीट करता हूँ और अगर इससे मैं इसके थ्रू अगर पहुंचूँ तो देखो आप, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है सर, उस h कॉमा k की, उस h कॉमा k की इस लाइन से जो डिस्टेंस है, आप देखो ना ये डिस्टेंस क्या होती है, ये वो आपका y, ये वो आपका x कोऑर्डिनेट होता था। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। और उस वजह से मैं यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पे ये वैल्यू रिप्लेस करूंगा। ये आइडिया आपको क्लियर हो रहा है? यही आइडिया, यही सेम डिस्कशन हमने इलिप्स के वक्त भी किया था, अगर आपको सारी बातें रिकलेक्ट हो रही हैं तो। मेरे ख्याल से इसमें और इसमें कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीज़ें क्लियर सी चल रही हैं। बस ये बात याद रखिएगा कि कैसे चीज़ें हमने वर्कआउट की और कौन सी क्वेश्चन को कहाँ रखा है। और क्लैरिटी के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर चीज़ें समझते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हों। इस क्वेश्चन को देखकर आपको सारी अंडरस्टैंडिंग, सारी क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। मेरा यकीन करिए, अगर इस पार्ट से चीज़ें नहीं भी समझ आई हैं तो मैं मूव करता हूँ इस वाले पार्ट पर और यहाँ से और अच्छे से समझते हैं। ध्यान से सुना, बहुत आसान सी बात है। पहले तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात, क्या मैं इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशंस का स्कोप देख रहा हूँ? कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। 3x माइनस 4y माइनस 12 का होल स्क्वायर, है ना, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 3x माइनस 4y माइनस 12, है ना। इसमें अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लेना चाहूँ तो क्या मैं इसमें लिख सकता हूँ? गौर से सुनिएगा, 3 और 4, है ना, तो 3 4 वाला 5 वाला ट्रिपलेट, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस 16 यानी 25। तो क्या मैं यहाँ पर अंडररूट 25 लिखूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जब मैंने ऐसा लिखा है तो इसका स्क्वायर मैंने लगाया है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आने वाला है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, वो आ रहा है ए स्क्वायर। अब वो कैसे आ रहा है वो सुनना। सर इसके पास 100 तो था, बिल्कुल था, सुनिएगा ध्यान से। सर आपने अपनी मर्जी से इसमें अंडररूट 25 का स्क्वायर यानी 25 से इसको डिवाइड किया है न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी 25 से डिवाइड करिए। तो डिनोमिनेटर को भी हम 25 से डिवाइड कर देते हैं,
क्या आपको कुछ बातें समझ आ रही हैं? अच्छा, सुनते जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं आगे बात बढ़ाता हूँ तो ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को नोटिस करो, 4x प्लस 3y माइनस 12 है ना। तो इसमें भी अगर मैं देखूँ तो 4x प्लस 3y माइनस 12 डिवाइडेड बाय, गौर से सुनिएगा, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, बहुत ध्यान से नोटिस करना। डिनोमिनेटर में फिर वही 4 और 3 वाला 16 प्लस 9 25, तो मैं इसे √25 से डिवाइड कर रहा हूँ और ये क्या बन गया, h कॉमा k का उससे डिस्टेंस जिसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब b स्क्वायर बनाने के लिए सर 225 तो दिख ही रहा है, लेकिन फिर से आपने गड़बड़ क्या की सर, √25 का स्क्वायर यानी 25 से आपने न्यूमरेटर को डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दीजिए ताकि चीज़ें बैलेंस हो जाएं और इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन आती है। अब आप इसको रिजेंबल करवाने से पहले ये बात देखो, ये जो आपका था a1x प्लस b1y प्लस c1, आप देख पा रहे हो a1x प्लस b1y प्लस c1, ये क्या था, ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस थी। आई होप आप समझ पा रहे हो, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। यहाँ पर जो ये लाइन मिलती है ये आपकी क्या रहती है, ये आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस रहती है, इफ यू हैवंट फॉरगॉटन दैट। एंड सिमिलरली ये जो लाइन रहती है ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस रहती है ना, उल्टा। अगर आप भूल नहीं पा रहे हो, चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करने वाला हूँ आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग, और उससे हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से सुनते जाएगा। इस पार्ट में मुझे एक छोटा सा पार्ट ये दिख रहा है सर, 100/25 कितना होता है, क्या मैं इसे यहीं लिख दूँ वापस पूरा पार्ट दोबारा लिखने के, कितना 4, 225/25। आई होप आप देख पा रहे हो, 25 का 10 टाइम्स 250, तो ये कितना होगा 9 टाइम्स, तो यहाँ पर मैं 9 लिख रहा हूँ। और आई होप आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं लग रहा है कि सर 9 4 से बढ़ाए तो कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि बड़ी आसान सी बात है सर, 4 और 9 इसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस डिसाइड नहीं करते, वो डिसाइड करता है अगर 1 की जगह -1 होता तो फिर हम थोड़ी बहुत चीज़ें देख रहे होते। पर क्या आपको ये इक्वेशन समझ आ रही है? अब इस इक्वेशन में मैं पहले तो ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। आप देखो ना, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप आप बहुत आराम से देख पा रहे हो, इनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है। आप आराम से निकालिए, आप देखिएगा आएगा, है ना। तो अब अगर मैं आपसे डिस्कशन शुरू करूं तो पहली बात तो ये, यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा कॉन्जुगेट। सर ये कॉन्जुगेट होता है एक्स वाला पार्ट यहाँ पर, और ये आपका क्या होता है, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। इसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप ये बात आप समझ पाए। तो ये रहा ट्रांसवर्स एक्सिस। कौन रहा भाई, अगर मैं सीधे सीधे वो अपना डिस्कशन शुरू करूँ तो ट्रांसवर्स एक्सिस कौन है, 3x - 4y - 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। और अगर इस एक्सिस को मैं बनाना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ पर बना लेता हूँ उठाकर इस तरीके से, है ना। मैं चीज़ें बस कुछ इस तरीके से ही रख रहा हूँ ताकि आपको दिखें और आप कंफ्यूज्ड ना रहें इन चीज़ों को लेकर। ये है, मान लिया जाए आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसकी इक्वेशन कितनी है भाई, जिसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ, आई एम रियली सॉरी, ये आपका 3x - 4y - 12 ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं है, कॉन्जुगेट एक्सिस है ना। तो मैं ये वाला जो है आपका 4x प्लस 3y - 12, ये आपका कौन सा एक्सिस है, 4x प्लस 3y - 12, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और अगर मैं आपसे बात करूँ कॉन्जुगेट एक्सिस की, तो ये आपका रहा कॉन्जुगेट एक्सिस। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि एक्स एक्सिस और एक्सिस के पैरेलल है, बस ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैं ऐसी दो परपेंडिकुलर लाइंस बना रहा हूँ, है ना, आपकी सहूलियत के लिए। तो ये जो आपका है 3x - 4y - 12, है ना, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो ये जो लाइन है आपकी, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, जो कि है 3x, है ना, -4y प्लस कितना भाई, -12, है ना, 3x - 4y - 12 इज इक्वल। शुरुआत हम वहीं से करेंगे जब मुझसे सारी बातें पूछी गई। सारी बातें क्या क्या पूछी गई, मुझसे पूछा गया सर सेंटर, एसेंट्रिसिटी, फोकाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सब निकालो। हम इवन लेटेस्ट डायग्राम की लेंथ भी निकालेंगे, कोई विशेष काम नहीं है। हम समझते हैं चीज़ों को कैसे, गौर से सुनना। एक बात बताओ सर, पहले तो कैसे बनेंगी चीज़ें। अब मुझे पता चल गया है ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ है, तो क्या मैं डायरेक्ट्रिक्स तक पहुँचने की कोशिश करूँगा? हाँ, मैं सेंटर तक आऊँगा, लेकिन पहले मैं डायरेक्ट्रिक्स को थोड़ा सोचना चाह रहा हूँ कि मान लो ये एक डायरेक्ट्रिक्स रही, तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ इस तरीके से बन जानी तय है। एक सेकंड बस मुझे आप दीजिए, मैं दूसरी डायरेक्ट्रिक्स भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ रखेंगे, तो ये रही आपकी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स, है ना। और अगर हाइपरबोला बन रहा है तो ये आपका हाइपरबोला इस तरफ ऐसा, है ना, और वही हाइपरबोला इस तरफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है क्या? अब सुनते जाइएगा। इसेंट्रिसिटी को लेकर कोई ओपिनियन आपका? सर ये तो आसान बात है, इसेंट्रिसिटी क्या होगी? सर देखो, अब a² और b² आपने ढूंढ लिया, 4 और 9, है ना। सुनना ध्यान से, a² कितना है? a² है 4 एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड a कितना है 2,
बी स्क्वायर कितना है सर? बी स्क्वायर है 9 और आप जानते हो बी कितना है 3। तो अगर एसेंट्रिसिटी तक जाना है तो वो होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि आपके यही जो हैं ये आपके कॉन्जुगेट एक्सिस हैं और ये आपके ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है, मतलब सेमी हाफ, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं मतलब ये वो हाफ है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कितना 9/4, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 9/4। अब एसेंट्रिसिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है 4 प्लस 1, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 9 कितना आई थिंक 13, तो ये जाता है 13/4 यानी √13/2, है ना। तो ये आपकी आई है एसेंट्रिसिटी, ठीक है, एसेंट्रिसिटी आ गई। अब बस दो बातें और मुझे बताओ, मुझे ए बता दो आप, कुछ चीज़ों में मैं इंटरेस्टेड हूँ। ए क्या होगी सर? ए मतलब 2 का ई से प्रोडक्ट, तो √13/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यह जाता है √13, है ना। एक बात और बता दो सर, ए अपॉन ई कितना आता है? अच्छा, ए अपॉन ई अगर हमें निकालना है तो कितना आएगा? देखो ध्यान से, ए अपॉन ई, राइट, ये है A2 और ई है कितना √13/2, तो 2/√13/2, तो कितना हो जाएगा 4/√13, है ना। दिस इज गोइंग टू बी 4/√13। तो ये दो बातें हमारे काफ़ी काम आने वाली हैं, कैसे इन पर बात करेंगे। पर इनसे पहले मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात पर बात करना चाह रहा हूँ, क्या इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खोजा जा सकता है? तो दोनों लाइंस के 3x - 4y - 12, है ना। एक लाइन तो आपकी कौन सी है 3x - 4y - 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरी जो लाइन है वो है 4x + 3y - 12। ये जो लाइन है वो है 4x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। सर वही हम सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन वाला आइडिया लगाएं तो मेरा आपसे कहना है, इस पूरी इक्वेशन को 3 से और इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। मैं टेक्निकली ये पार्ट एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। तो 3 इंटू 3 कितना 9x, 3 इंटू 4 कितना 12y, और 12 इंटू 3 कितना आई थिंक 36। कोई दिक्कत तो नहीं, आपको एक बहुत मज़ेदार सी बात दिखेगी, गौर से देखिएगा। इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 4 कितना 16, 4 इंटू 3 कितना 12, और 4 इंटू 12 कितना -48। -48 ही होगा क्या? ये दोनों -12 ही थे, हाँ ना, मैं सही लिख रहा हूँ ना, -12 3x - 4y और 4x + 3y, बिल्कुल सही। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो बहुत मज़ेदार सी चीज़ आपको दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए सर? देखो ध्यान से, 12y से 12y कैंसिल, तो 16 + 9 कितना 25x, 48 + 36। गौर से देखिएगा, सबसे पहला काम ये क्या किया, देखो ध्यान से, 48 में 6 ऐड किया, तो 48 में 6 ऐड किया तो आई थिंक 54, 54 में 30 ऐड किया तो आई थिंक 84, है ना। तो ये कितना आ जा रहा है सर? ये आ रहा है 84, और 84 वहाँ पहुँचाया तो 84 ऐसे, तो x कितना आ जाता है सर? x आता है 84/25। बस मैं ये देख लेना चाह रहा हूँ क्या ये वैल्यू सही है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत अच्छी खासी लेंदी होगी, है ना, पर वो तो हम कर लेंगे। पर मैं देख लेना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ी और आसान बन सकती थी क्या। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x - 12y - 36, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16x + 12y - 48, है ना। हम दोनों को अगर ऐड करें तो 12y से 12y कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही। फिर आपने क्या किया सर? फिर हमने सिंपल सा काम किया, 16 और 9 को ऐड किया तो वो कितना हो गया 25, बिल्कुल सही। और उस तरीके से आगे बढ़ते चले गए तो हमें क्या मिला? हमें 48 और 36 का सम 84, जो उस तरफ गए तो पॉजिटिव 84, तो 84/25, बिल्कुल सही। अब 84/25 ये जो वैल्यू आई है x की, मैं ये यहाँ रख देता हूँ, है ना। तो 84/25 मैं जब यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पे रख देते हैं, है ना, कहीं भी रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, यहाँ पे रखते हैं। तो ये हो जाता है 3 × 84, 3 × 84/25, सही है क्या, है ना। -12 भी यहीं रखता हूँ, -12 भी यहीं रखता हूँ, और 4y को उधर पहुँचा देता हूँ, तो 4y को उधर पहुँचा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक छोटा सा काम करते हैं, 4y को आखिर में ले आएंगे। मुझे यहाँ पे 25 चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस 12 को ऐसा लिखता हूँ, इस 12 को लिखता हूँ 12 × 25/25। क्या आप मेरा मोटिव, रीज़न, कारण समझ पा रहे हैं? डिनोमिनेटर में 25 फिक्स्ड है ना, 4 यहाँ से आ जाएगा, देख लेंगे जो भी होना होगा। न्यूमरेटर को देखो आप, सर ये है 84 और ये है 12, ध्यान से सुनना, काम की बात है। 84 क्या 12 की टेबल में आपको दिखता है? ध्यान से नोटिस करो, 12 की टेबल में 84 तो मिल जाएगा हमें, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ और मिले ना मिले, 84 + 12 कितना हो जाता है 96, है ना। तो उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं। मैं कह रहा हूँ ले देकर करना कैलकुलेट ही है, मैं उसे सिंप्लीफाई ना करते हुए मल्टीप्लाई ही करता हूँ। तो ध्यान से देख, 25 को बाहर लिया भाई, तो 25 ये रहा आपका, और अंदर क्या बच जा रहा है देखो 3, 25 को बाहर लिया, आई एम रियली सॉरी, 25 नहीं, हम 12 को बाहर ले रहे हैं, है ना। तो 12 को बाहर लेकर मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखो,
12 का, देखो ये 12 तो कॉमन आ ही जा रहा है, 84 का 12 7 टाइम्स ले लेगा, है ना, तो 3 तो यहाँ पर है और 3 और 7, आई होप आप जानते हैं 12 का 7 टाइम्स 84 है, 7 इंटू 3 कितना 21, कोई आपत्ति तो नहीं है इस बात से। यहाँ से 12 बाहर आ रहा है तो ये आ जा रहा है आपका 25, ओके, और ये कितना है, ये अब 4y में से मैं 4 ले जा चुका हूँ, ये यहाँ। अब एक और छोटी सी बात, 21 माइनस 24 -4 है ना, -4 से 4 कैंसिल होके क्या बना देगा -1, तो टेक्निकली ये होगा -12/25। तो क्या मैं सीधे सीधे से लिख दूं -12/25, यानी इससे मुझे क्या मिले, इससे मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 84/25 और -12/25। तो सर सबसे पहले तो एक अच्छा काम हुआ, 84/25 ये जो सेंटर है ये सबसे क्रूशियल है, क्योंकि इसी से सब चीज़ें आगे पीछे बढ़ेंगी, है ना। तो 84/25 कॉमा, गौर से सुनिएगा, कितना था -12/25, तो ये हो जाता है -12/25। अब इस बार आप ये मत कहिएगा कि सर बस इसमें a/e ऐड कर दो, ए ऐड कर दो, ए ऐड कर दो, ऐसा नहीं होगा, है ना, समझना बात को। ऐसा मत कहना कि a/e सब्ट्रैक्ट कर दो, ए सब्ट्रैक्ट कर दो और ए सब्ट्रैक्ट कर दो, बस इनमें से तो बात बन जाएगी। करेंगे लगभग वैसा ही, बट अलोंग विद दिस ट्रांसवर्स एक्सिस, क्योंकि ये इंक्लाइंड होगा ना कुछ। आप मेरी बात समझो, अब आप चीज़ें बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं चला रहे हो, अब आपकी चीज़ें इतनी सॉर्टेड सी नहीं है, अब आपकी चीज़ें थोड़ी सी बदल रही है। बदल कैसे रही है, गौर से समझो। आपका ये आपका एक्सेस है, मतलब ये आपकी वो लाइन है ना, वो जो लाइन है वो ये है, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है आपका वो ये है 4x + 3y - 12। गौर से सुनना, ये है आपका 4x + 3y - 12। अब गौर से सुनना, सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस रहा होगा और कहीं ना कहीं वाई एक्सिस रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहे होंगे उनमें से मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्स एक्सिस का पता लगना। क्यों? ध्यान से सुनना, काम की बात है। मुझे अगर ये पता चल जाए कि इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाया, इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स के साथ कितना डिग्री एंगल बनाया, लेट्स कॉल इट थीटा, वो हम स्लोप यानी इंक्लिनेशन से पता कर लेंगे। तो अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ इस हाइपरबोला का सेंटर, तो उससे मेरे लिए r डिस्टेंस आगे जाना और r डिस्टेंस पीछे आना आसान होगा। क्या आप अब मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? क्योंकि उस पर अगर मुझे r डिस्टेंस आगे और पीछे जाना है तो फंडा ये है, सुनिएगा ध्यान से, कि इस लाइन पे सेंटर को अभी फिलहाल मैं मान लेता हूँ h कॉमा के, वो 84/25 -12/25 नहीं लिख रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ h कॉमा के। तो सोच के देखो, अगर मुझे r डिस्टेंस आगे या r डिस्टेंस पीछे जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, उस पर बात करते हैं। सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात है। आप महज h में r या k में r ऐड नहीं कर सकते, एक गलत बात है। इसमें सही तरीका क्या होगा, गौर से सुनिए। आप सर h में r cos थीटा और h में r sin थीटा ऐड करेंगे, पर cos थीटा और sin थीटा कहाँ से आएगा, वो शायद यहाँ से मिल जाएगा। तो बात करते हैं, गौर से सुनो। पहले तो इसको थोड़ा रीराइट करते हैं। इसको अगर रीराइट किया तो कहना है से, इसको स्लोप फॉर्म में अगर मैंने ढूंढने की कोशिश करी तो 4x को वहाँ भेजा, 12 को भी उधर भेजा, तो 3y = -4x और +12, है ना। 3 से डिवाइड किया तो y = what, -4/3x, है ना, प्लस क्या 4। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? तो जो tan थीटा आपका आया है, जो tan थीटा आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, -4/3। ध्यान से सुनिएगा, जो tan थीटा आपका आ रहा है वो आ रहा है -4/3। तो अब इससे क्या, इससे दो बातें समझ आ रही हैं सर, गौर से सुनिएगा। tan थीटा नेगेटिव है, कहाँ पर ऐसा होता है कि सीधी सी बात निकल कर आने वाली है, सर ये जो इंक्लिनेशन है ये एक एक्यूट एंगल ही, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल यानी मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं गया तो गौर से सुनना, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम क्या हो रही होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में सर आपका साइन जो होता है, आई होप आप समझ पा रहे हो, ये जो आपकी लाइन है ये उठ के 90 डिग्री से ज़्यादा हो गई है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप आ गए हो, तो वहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है सर, साइन पॉजिटिव होता है, tan और cos नेगेटिव होता है। तो tan अगर -4/3 है तो cos क्या होगा, पहले 3 और 5 से, 3 और 4 से मैं 5 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकता हूँ। तो अगर परपेंडिकुलर, मैं डिस्टेंस वाइज बात करूँ तो परपेंडिकुलर अगर उसका 4 रहा होगा, बेस अगर 3 रहा होगा, तो cos थीटा क्या रहा होगा सर, हाइपोटेन्यूज 3 और 4 से 5 पता चल ही गया है, तो cos थीटा रहेगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। लेकिन इसे मैं क्या रखूंगा, नेगेटिव। ये बात अगर अभी नहीं समझ आ रही है तो घबराना मत, ये बात का एक अच्छा डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम क्या कर रहे होंगे, जब हम अपना
ट्रिगो पढ़ रहे होंगे कि ये नेगेटिव नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा रीज़न है, मुझे पता चला कि टेन थीटा नेगेटिव आया, तो मैंने ये कहा कि टेन थीटा नेगेटिव तब होता है जब आपका एंगल 90 डिग्री से 180 के बीच हो। 90 डिग्री से 180 मतलब इस लाइन का इंक्लिनेशन ऐसा ना होकर ऐसा रहा होगा, ऐसा ना होकर ऐसा रहने का मतलब है, ऑफकोर्स ओरिजिन से जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये एंगल आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। अब थीटा अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो लाइन आपकी जाती है यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब थीटा वाइज, एंगल वाइज अगर मैं बात करूँ तो जब आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाता है 90 से, अगर एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 के बीच में, तो उस दौरान आपका साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है। बाकी दो रेशोज कौन कौन, टेन और कॉस, और उनके रेसिप्रोकल्स नेगेटिव होते हैं। बस वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो टेन और कॉस क्या ले लिया हमने, नेगेटिव। उल्टा तो नहीं बोला मैंने बोला साइन पॉजिटिव होता है और टेन और कॉस नेगेटिव होते हैं, है ना। तो साइन आप ले लेंगे पॉजिटिवली, तो साइन का क्या ले लेंगे आप, सीधी सी बात है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी वो क्या हो जाएगा 4/5। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आप खुद सोचो, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव तो टेन नेगेटिव, इस तरीके से हम चीज़ें एडजस्ट कर रहे हैं, पर ये कोई बहुत विशेष बहुत मुश्किल बात नहीं है। अभी अगर ये पार्ट टफ लग भी रहा हो तो घबराइएगा मत, हम इसका एक अच्छा डिस्कशन करेंगे कब, जब हम पढ़ रहे होंगे ट्रिगो कि ये कैसे मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव लिया, और ये मैंने जो किया है ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ट्रिगो में। अभी थोड़ा सा मैं इसे बाईपास कर रहा हूँ। अच्छा, हम यहाँ थे, हम C से R डिस्टेंस आगे और R डिस्टेंस पीछे आना चाह रहे थे। तो अगर मैं C से R डिस्टेंस आगे गया, लेट्स कॉल दिस पॉइंट, थोड़ी देर के लिए इससे P कह लेते हैं और इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ Q। तो C से R डिस्टेंस आगे आना मतलब P के कोऑर्डिनेट्स को कहना, सुनिएगा ध्यान से, H प्लस R cos थीटा। cos थीटा यानी क्या, -3/5, यानी मैं इसे लिखूंगा H, मैं पहले लिख ही देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, H प्लस R cos थीटा, और इसका जो Y कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे वो होगा K, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा k प्लस r साइन थीटा। सिमिलरली जब r डिस्टेंस आप नीचे जा रहे थे तो q के जो कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे वो होंगे h प्लस के बजाय आप लिखेंगे -r साइन, नहीं, इसके लिए आप लिखते हैं cos थीटा। आई होप आपको ये बातें याद है, हमने एक अच्छा डिस्कशन इसका किया है। रह जाता है k माइनस r साइन थीटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं ताकि इसी कंक्लूजन पर हम बातें करें और फटाफट हमारे आंसर्स लेकर आएँ। तो इस बात का फाइनल कंक्लूजन ये, गौर से सुनिएगा, कि जो r डिस्टेंस आप आगे गए थे, यानी p के जो कोऑर्डिनेट्स आप लिख रहे थे वो क्या थे, h प्लस r cos थीटा। h प्लस क्या, r cos थीटा यानी -3/5, यानी h माइनस 3/5 cos थीटा, h माइनस 3/5 टाइम्स r, क्योंकि cos थीटा तो -3/5 है। अच्छा, मैं h और k को भी रिप्लेस कर ही दूँ तो अच्छा है। तो h और k आपको याद आ रहा होगा, हमने निकाले हैं। h और k क्या आ रहे हैं भाई, h और k आ रहे हैं 84/25 h और -12/25 k, है ना। तो 84/25, पहले तो मैं 84/25 ले लेता हूँ h की वैल्यू। तो h की वैल्यू में क्या रिप्लेस करता हूँ, 84/25। अच्छा, इसमें बस एक छोटा सा काम अगर हम कर दे तो बात और आसान हो जाएगी। बात क्या और आसान हो जाएगी कि सर इस 5 को कुछ लिख दें क्या, चलो अभी बाद में लिखेंगे, पर ये मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है P का H कोऑर्डिनेट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और इसी तरीके से P का Y कोऑर्डिनेट पूछो तो K प्लस, अब K कितना है, -12/25, K कितना है सर, वो है -12/25। तो K कोऑर्डिनेट होगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा घबराइएगा मैं, -12/25, है ना, प्लस R साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, 4/5, तो कितना हो जाएगा, प्लस 4r/5। कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा है भाई, चीज़ें समझ आ रही हैं। इसी तरीके से q भी ढूंढ लेंगे, बड़ी आसान सी बात है। क्या, q को अगर मैं बोलूं तो h कितना है, 84/25, तो ये हो जाएगा 84/25 माइनस r cos थीटा। अब जब आपने माइनस किया है तो माइनस ऑफ -3/5, तो हो जाएगा +3/5 टाइम्स r। क्या आपको अप्रोच समझ आ रही है, कॉमा k माइनस, है ना, r कितना, r तो r है, साइन थीटा कितना है 4/5, तो हो जाएगा 4r/5। लेकिन k की जगह भी तो आप कुछ रख सकते हो सर, k की जगह हम क्या रखेंगे, k की जगह हम क्या रखेंगे भाई, k कितना है -12/25, तो हो जाएगा -12/25। इस तरीके से आप r डिस्टेंस आगे और r डिस्टेंस पीछे आएंगे सेंटर से। h कॉमा के है आपके 84/25 और -12/25। अब इस पर बात हम करेंगे। मैंने एक सिंप्लीफाइड वर्जन आपके सामने लिखा है ताकि आप फटाफट ये काम कर रहे हो हर एक चीज़ तक पहुंचने के लिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक तो नहीं है। अब शुरू करते हैं हम अपना काम वापस यहाँ पर आकर, गौर से सुनिएगा। मुझे क्या करना है, मुझे सर इससे इस ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 चीज़ों पर काम करना है। मुझे डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, वैसे डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन और भी आसान तरीके से आप निकाल सकते थे, बट मैं कह रहा हूँ जब यही तरीका निकाल लिया है तो इसी पर बात करते हैं, है ना। डायरेक्ट के साथ मुझे इसकी वर्टेक्स चाहिए और मुझे इसकी क्या चाहिए, फोकस। इसी तरीके से मुझे इस तरफ भी डायरेक्ट्रिक्स, है ना,
वर्टेक्स और फोकस तीनों चीज़ें चाहिए। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं काम करता हूँ डायरेक्ट्रिक्स तक जाता हूँ। तो डायरेक्ट्रिक्स तक जाने के लिए मुझे क्या करवाना है, मुझे सीधी सी बात है सर, a अपॉन ई डिस्टेंस, a अपॉन ई डिस्टेंस यानी 4 अपॉन अंडर रूट 3 डिस्टेंस, 4 अपॉन अंडर रूट 13 डिस्टेंस आगे और पीछे आना है ना। अब सुनना ध्यान से, इसी पर पूरा काम करना है, गौर से सुनना। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है, मेरे लिए जो काम की बातें वो ये हैं, मैं आपके सामने हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना रहे। मेरे लिए जो काम की बातें हैं वो ये हैं, पहला तो एक ये और दूसरा एक ये, बाकी सब बातें तो उसको हमने डिराइव करने के लिए लिखी हैं। सुनिएगा ध्यान से, मुझे क्या करना है, आर वो डिस्टेंस है जो आप ट्रैवल कर रहे हो, है ना, आर वो डिस्टेंस है जो आप ट्रैवल कर रहे हो। तो अभी क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, 4 अपॉन अंडर रूट 3। जब आप 4 अपॉन अंडर रूट 13, अब रियली सॉरी, डिस्टेंस जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं लिख दे रहा हूँ, किसको, सी से आर डिस्टेंस आगे और आर डिस्टेंस पीछे वाले पॉइंट्स को। ध्यान से देखना, क्या 84/25 को 84/25 रखते हुए 5 को, ध्यान से देखना, मैं इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 × 5 कितना, 15/25। आप समझ रहे हो, 84 माइनस 15r/25 ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 84 माइनस 15r/25। आई होप ये बात आप सभी को समझ आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखना ध्यान से, 5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो 20/25, तो 25 ठीक है, तो 20r माइनस 12 ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 20r माइनस 12/25। तो एक कोऑर्डिनेट तो आपको हर जगह r की बस वैल्यू रिप्लेस करने से यह मिल जाएंगे। इसी के सिमेट्रिकली जो दूसरी r डिस्टेंस आप पीछे आओगे तो वो कैसे मिलेगी, यहाँ पर भी देखो 5 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जा रहा है, 15/25, सम किया तो 84 प्लस 15r/25। तो एक और जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 84 प्लस 15r/25। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सिमिलरली जो दूसरे पॉइंट की मैं बात करूंगा, वैसे आपको दिख जाना चाहिए बट फिर भी ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 20/25, तो 20r और 12 का सम, नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो 20r प्लस 12 है ना, नेगेटिव साइन कॉमन लेके मैंने लिखा 20r प्लस 12 अपॉन क्या, 25। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई, ये आपके कोऑर्डिनेट्स मिलते चले जाएंगे। अब r डिस्टेंस आगे पीछे जाना है, एक बार क्या करेंगे, a/e यानी आपकी डायरेक्ट्रिक्स ढूंढ लेंगे, एक बार a यानी आपकी वर्टाइसिस ढूंढ लेंगे, और एक बार ae डिस्टेंस यानी क्या, फोकाई ढूंढ लेंगे। क्या आप बात समझ पाए? तो एक एक करके वैल्यूज ट्राई करनी है। पहले मैं क्या ढूंढने चला था, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4/√13। 4/√13 जब पास किया r की जगह, तो ध्यान से देखना, r की जगह हम क्या पास कर रहे हैं, 4/√13। आई होप आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आपको बस 4/√13 यहाँ पास करना है, तो यहाँ लिखा 4/√13, यहाँ लिखा 4/√13। आई होप आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे भी रख दो 4/√13 और यहाँ भी रख दो 4/, थोड़ा वो कॉम्प्लिकेट हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट ये पार्ट आपको करना होगा। अब जैसे ही आप r की जगह 4/√13 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, आप y कोऑर्डिनेट मत ढूंढिए, आप सिर्फ, चलो वैसे y कोऑर्डिनेट भी निकालनी पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तक जाना है तो मैं बस इतना सा कहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, सीधी सीधी सी बात है। एक बात बताओ, डायरेक्ट्रिक्स के लिए जो मुझे चाहिए वो क्या, एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट्रिक्स में मैं ये बात जानता हूँ कि डायरेक्ट्रिक्स की जो भी इक्वेशन होगी, डायरेक्ट्रिक्स की जो भी इक्वेशन होगी उसकी स्लोप मुझे पता होगी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट्रिक्स हम जानते हैं हमेशा किसके पैरेलल होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस के। यानी कि अगर मैं इन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, यहाँ से स्लोप निकालकर, इसकी भी स्लोप का परपेंडिकुलर ही है वैसे, सीधे सीधे आप निकाल सकते हो। तो अगर मुझे इनकी और इनकी स्लोप पता चल गई जो कि कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, मान लो y = mx + c, है ना, m कितना है, ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ से स्लोप निकालते हो तो कितनी आएगी। बाय द वे इसकी स्लोप कितनी आ रही थी, अगर मैंने निकाली थी तो स्लोप इसकी आ रही थी -4/3, तो इसकी स्लोप होगी 3/4। तो y = 3/4 टाइम्स x प्लस सी, तो इसे मैं लिख लेता हूँ c, और इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ y = 3/4 टाइम्स x प्लस c डैश। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, जो आपके डायरेक्ट्रिक्स के ये वाले जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ये निकालने आपको। कैसे सर, इस डिस्टेंस से हम 4/√13 डिस्टेंस आगे चले तो ये पॉइंट मिल जाएगा, और इसी पॉइंट से हम 4/√13 डिस्टेंस पीछे चले तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पास करना होगा। √13 की वजह से वो अननेसेसरीली बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका है, बट ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और उनको हम इनमें पास करेंगे तो c और c डैश आ जाएंगे, तो हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख देंगे। मैं ये पार्ट स्किप करते हुए बस आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो चली है, इतनी लेंदी, इतनी अजीबोगरीब कॉम्प्लिकेशन। ये कैलकुलेशन IIT JEE मेंस या JEE एडवांस तो नहीं पूछेगा, पर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, पूरी प्रोसेस आपके सामने क्लियर है। r डिस्टेंस आगे और r डिस्टेंस पीछे आना है ना। उसके बाद
उसके बाद अब अगर मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपसे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पूछना चाह रहा हूँ, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं क्या करूँगा, गौर से देखो, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम इस 84/25 और -12/25 से ए डिस्टेंस मतलब क्या सर, ए हमें याद है कितना है सर, ए हमें याद है 2, तो ए डिस्टेंस यानी 2 डिस्टेंस आगे चले। तो जैसे ही आपने आर की जगह 2 रखा, अब जैसे ही आप आर की जगह यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 रखोगे तो आपके फिर से 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। देखो रख के देख लो भले, अगर कंफ्यूजन है तो 30 आ जाएगा, 84 - 30/25, इस तरीके से ये भी निकालोगे। तो ये जो दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये और ये किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे भाई, ये जो आपके दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आपके इन दोनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या आपको पूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर समझ आ रही? अब कैलकुलेशन वाइज वो काफ़ी ट्रिकी हो चला है, इसलिए मैं पार्ट स्किप कर रहा हूँ और मैं आपको ये भी हिदायत दे रहा हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे, मतलब कैलकुलेशन वाइज नहीं, पर हाँ प्रोसेस तो समझो, क्योंकि प्रोसेस तो आएगी, प्रोसेस तो पूछी जाएगी। तीसरी बात ये कि सर ये फोकाई के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? सर फोकाई के कोऑर्डिनेट तो और आसान है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, ए ई डिस्टेंस, और ये फोकस भी आपके सेंटर से ए ई डिस्टेंस पर ही प्लेस्ड है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है a/e, और a/e मतलब क्या? a/e मतलब 4/√13। तो अगर मैंने 4/√13 डिस्टेंस इसको आगे शिफ्ट किया और 4/√13 डिस्टेंस पीछे शिफ्ट किया इस लाइन के अलॉन्ग, तो मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे और डायरेक्ट्रिक्स मिल जाती। ए कितना था सर? ए अगर आप याद करो तो ए था 2, तो यानी कि टेक्निकली आप यहाँ से 2 डिस्टेंस आगे और 2 डिस्टेंस पीछे जाते इस पॉइंट से इस लाइन के अलॉन्ग, तो आपको वर्टाइसेस मिल जाते, जो हम जानते हैं करना, बस कैलकुलेशन वाइज थोड़ा ट्रिकी बन रहा है। तीसरा काम क्या भाई कि ए ई डिस्टेंस, अब ए ई कितना था याद करो सर, ए ई आपका आ रहा था √13, ये भी कैलकुलेशन वाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये है √13 और ये भी डिस्टेंस कितनी है √13, मतलब अब आर जो है आपका, जो डिस्टेंस वाइज हम आर लेकर चल रहे थे, अगर आप आर की जगह √13 यहाँ और यहाँ रख दें तो आपको दोनों फोकाई के भी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? क्वेश्चन बहुत ट्रिकी नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन रहा है क्योंकि अब उसने आपके एक्सेस और वाई एक्सेस को बना लेते हुए 2 लाइंस ले ली, और आपको समझ आ रहा है अगर 2 लाइंस में ले लूँ तो चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, उन्हें ढूंढना कितना मुश्किल होगा। तो क्यों ना हम हमेशा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर ही रखें, कितना आसान, कितना सॉर्टेड रहेगा, हमेशा कितना सुलझा हुआ रहेगा, और चीज़ें हम कितनी ईजिली वर्कआउट कर पा रहे होंगे। क्या आपको ये मोटिव समझ आ रहा है और ये रीज़न समझ आ रहा है? पर आई होप आप ये कंसेप्ट जानते हैं कि अगर किसी लाइन के अलॉन्ग मुझे r यूनिट डिस्टेंस आगे और r यूनिट डिस्टेंस पीछे जाना है, तो मुझे उस लाइन का इंक्लिनेशन पता चल जाए, तो उस पॉइंट से जिससे r डिस्टेंस आगे जाना है, तो r cos थीटा r sin थीटा उसके x और y कोऑर्डिनेट में हम ऐड कर देते हैं और सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो r डिस्टेंस आप पीछे चले जाते हो। ये बात हमने सीखी है, बस इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम इस तरीके की चीज़ें इवेलुएट करेंगे। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेरी? आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाटएवर हैज़ बीन कन्वेड इन दिस लेक्चर। विद दैट आई होप आप जानते हैं हम आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू करवा रहे हैं, बहुत कंसोलिडेटेड और प्रॉपर मैनर में, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर बेसिकली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।